जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सब। बिल्कुल मस्त होंगे। यू विक्टर ज्ञान यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर अजय शर्मा, राइटर एंड एजुकेटर, आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले एक वैकेंसी निकलने वाली है राजस्थान में, जो है नायब तहसीलदार। देखो, नायब तहसीलदार की जो भर्ती थी, इससे पहले वो आरएएस की वैकेंसी के थ्रू होती थी। ठीक है, आरएएस में जिसकी जो लोअर रैंक आती थी उनको नायब तहसीलदार की पोस्ट मिलती थी। लेकिन अब की बार पहली बार नायब तहसीलदार की एक अलग से सेपरेट वैकेंसी आ रही है, जिसमें केवल और केवल नायब तहसीलदार बनने वाले हैं। और ये जो भर्ती वो सीईटी के एग्जाम से बिल्कुल बाहर है। इस भर्ती की राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एक नए सिरे से शुरुआत की जाएगी और केवल इससे नायब तहसीलदार बनाए जाएंगे। अब आपने बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे नायब तहसीलदार के, यूट्यूब पर बहुत सारे टीचर्स ने, बहुत सारे कैंडिडेटों ने अपलोड कर दिया। लेकिन हमारा ये जो वीडियो है ना, इसमें हम नायब तहसीलदार की संपूर्ण जानकारी को कवर करने वाले हैं। मतलब नायब तहसीलदार को लेकर आपके दिमाग में जो भी क्वेश्चन चल रहे हैं ना, हर एक क्वेश्चन का यहाँ पर आपको जवाब मिलने वाला है, वो भी बिल्कुल ऑथेंटिक डाटाओं के साथ। अब तक आप सोच रहे होंगे कि यार नायब तहसीलदार की वैकेंसी निकलेगी, मैं उसकी तैयारी करूंगा और उसका एग्जाम दूंगा और अच्छे मार्क्स लेकर आऊंगा। लेकिन जब आप इस वीडियो को पूरा देख लोगे ना, तो मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, ये जो नायब तहसीलदार की जो जॉब है ना, ये पोस्ट है ना, ये आपके ड्रीम पोस्ट बन जाएगी। इतनी गजब की जॉब है ये। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ फिर से, यदि वीडियो को लास्ट तक देख लोगे ना, तो अब ये जो नायब तहसीलदार है ना, ये केवल आपके लिए जॉब नहीं रहेगी, बल्कि ये आपकी ड्रीम जॉब बन जाएगी। और इस वीडियो को देखने के बाद आप 100% डिसाइड कर लोगे कि अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी दूसरे एग्जाम की तैयारी नहीं करूंगा, आज से ही बहुत जबरदस्त तरीके से दिन रात एक करके और मैं नायब तहसीलदार की जॉब तैयारी करूंगा। इतनी गजब की जॉब है ये। तो ओवरऑल आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेट करने वाला है ये वीडियो। साथ ही साथ हम इसके बारे में संपूर्ण जानकारी के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है, एज लिमिट का क्राइटेरिया क्या होता है, इनकी पावर कौन कौन सी होती है, इनके अंडर कितने लोग काम करते हैं, इनका प्रमोशन किस तरीके से होता है, सैलरी कितनी मिलेगी, जॉब प्रोफाइल क्या रहेगी, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर हमने एक फोटो ऐड किया, मध्य प्रदेश प्रशासन गाड़ी के ऊपर लिखा हुआ है। ये एक भाई साहब है जो मध्य प्रदेश में नायब तहसीलदार हैं। ठीक है, और आप देख सकते हो इन फोटो में इनका कितना गजब का एटीट्यूड है, कितना शानदार वाला रुतबा है, मस्त तरीके से गॉगल्स लगा रखे हैं, पेन है, टाई है, एक अलग ही अंदाज है, एक अलग ही लेवल का एटीट्यूड है। आप जब नायब तहसीलदार बन जाओगे तो आप भी बिल्कुल इसी एटीट्यूड के साथ रहने वाले हो। गवर्नमेंट गाड़ी रहेगी और बहुत ही शानदार वाला एटीट्यूड रहेगा। ठीक है, और हो सकता है कि इससे ज़्यादा रह जाए आपका एटीट्यूड। अब हम डिस्कस करते हैं इसके बारे में एक एक करके। स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि इसको सीईटी से बाहर कर दिया गया है, इस भर्ती को नए सिरे से होगी। एज लिमिट के क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो आपकी एज यदि जनरल कैटेगरी से हो तो कम से कम 21 साल और ज़्यादा से ज़्यादा 40 साल। बाकी की जितनी भी कैटेगरी हैं जिनको राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा एज में जिस तरीके से छूट दी जाती है, वो छूट आपको यहाँ पर मिलने वाली है। अब हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में डिस्कस करें तो आप ग्रेजुएट होने चाहिए। मतलब किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है, आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। आपने चाहे बीए कर रखा हो, चाहे बीएससी कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो, चाहे बीबीए कर रखा हो, चाहे बीटेक कर रखा हो, चाहे बीएससी नर्सिंग कर रखा हो, चाहे एमबीबीएस कर रखा हो, चाहे बीकॉम कर रखा हो। मतलब आपने यदि एक मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कर ली है तो आप यहाँ पर एलिजिबल है फॉर्म अप्लाई करने के लिए। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पर आपका एक OMR बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, जहाँ पर वही मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और उसी के बेस पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होने वाला है। क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई मेंस का एग्जाम होगा कि चलो पहले OMR बेस्ड टेस्ट दे लेते हैं उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा। नहीं भाई, मेंस की तैयारी करनी नहीं है आपको तो केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ठीक करने के टारगेट से तैयारी करनी है। ठीक है, दूसरा यहाँ पर आपका किसी तरीके से कोई इंटरव्यू नहीं है, मतलब केवल एक OMR बेस्ड एग्जाम के बेस पर आपका यहाँ पर सिलेक्शन होने वाला है। अब यहाँ पर एक गाड़ी दिख रही होगी, बोलेरो गाड़ी है। हाँ, थोड़ी सी पुरानी गाड़ी है लेकिन बोलेरो गाड़ी है, इसके ऊपर लिखा हुआ है नायब तहसीलदार की नेम प्लेट। भाई ये ही गाड़ी
किसकी है, एक नायब तहसीलदार की है। इसी तरीके से गवर्नमेंट के द्वारा आपको एक गाड़ी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ये गाड़ी थोड़ी ज़्यादा पुरानी है, लेकिन अब पुरानी गाड़ी किसी भी ऑफिसर को नहीं दी जाती, आपको बिल्कुल नई गाड़ी दी जाएगी, बोलेरो गाड़ी दी जाएगी, ऑलमोस्ट बोलेरो दी जाती है इनको, या TUV 300 गाड़ी दी जाती है इनको, या तो बोलेरो मिलेगी आपको या TUV 300 गाड़ी मिलेगी। एक ड्राइवर मिलेगा आपको, और ये गाड़ी ये समझो एक तरीके से आपकी खुद की रहेगी। आप जब भी फील्ड में जाओगे तो आपके साथ आप इसी गाड़ी में जाओगे, ठीक है। आपको पेट्रोल डीजल भरवाने की भी चिंता नहीं रहेगी। आपकी जो गाड़ी की टंकी है वो ऑलवेज फुल रहेगी, ऑलवेज, ठीक है। और वो सारा सब कुछ गवर्नमेंट के द्वारा ही किया जाएगा। यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हो जहाँ पर पीछे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, कुछ आगे लोग खड़े हुए हैं, बीच में मैम खड़ी हुई हैं एक, और एक आप ये पिक्चर देख सकते हैं जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर एक मैम खड़ी हुई है एक पेज लेकर, ठीक है। ये जो मैडम है कोई और नहीं, एक नायब तहसीलदार ही है, जो यहाँ पर इस काम का सर्वे करने के लिए आई हैं कि काम सही ढंग से चल रहा है कि नहीं चल रहा है। और यहाँ पर भी सेम सीन है, ये जो मैम है काम को अच्छे तरीके से देखने के लिए आई हैं कि यहाँ पर काम बहुत अच्छे तरीके से चल रहा है कि नहीं चल रहा। अब ये कोई गवर्नमेंट काम होगा बहुत बड़े लेवल का, तो इसको अच्छे तरीके से इन्वेस्टिगेट करने के लिए आई है। और आप देख सकते हो कितने लोगों की टीम है, मतलब पुलिस वाले भी साथ हैं। मतलब जब भी आप बाहर किसी काम से जाओगे जहाँ पर कुछ झगड़े की स्थिति है या जहाँ पर गवर्नमेंट काम है, तो बाकायदा आपके साथ पुलिस जाएगी, ठीक है ना। आप देख सकते हो कितना गजब का रुतबा रहने वाला है उस जगह पर आपका, जहाँ पर आप उस काम को सर्वे करने के लिए जाओगे, और वहाँ पर आपके साथ 8-10 पुलिस वाले जाएंगे, और जो आपके हर एक बात को, आपके हर एक ऑर्डर को बिल्कुल अच्छे तरीके से फॉलो करेंगे। आपने कह दिया ये ऐसे करो तो पुलिस वाले तुरंत आपके ऑर्डर को फॉलो करेंगे। कितनी गजब की रेपुटेशन, कितना गजब का सीन लगेगा कि आप कहीं भी सर्वे करने के लिए जाओगे तो 5-7 पुलिस वाले आपके साथ जाएंगे, और जो आपकी हर एक बात को मानेंगे। और वहाँ पर बहुत सारे ऐसे नीचे के अधिकारी होंगे, ऐसे कैंडिडेट होंगे जो आपकी हर एक बात को मानेंगे, जैसे पटवारी हो गया, गिरदावर हो गया, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं जॉब प्रोफाइल के बारे में कि यहाँ पर आपका काम क्या रहने वाला है। देखो, जो नायब तहसीलदार की पोस्ट होती है वो दो तरीके, दोनों नेचर की होती है। मतलब यहाँ पर फील्ड का काम भी आपको करना पड़ेगा और ऑफिस का भी करना पड़ेगा, ठीक है, दोनों एक साथ करने पड़ेंगे। फील्ड का मतलब आपको फील्ड में जाकर अच्छे तरीके से सर्वे करना पड़ेगा, साथ ही साथ आपको ऑफिस में बैठकर भी काम करना होगा, और जो आपका ऑफिस वो तहसील में रहने वाला है। अब हम कामों को समझते हैं, क्या काम क्या रहेगा भाई। तहसील से रिलेटेड आपका काम रहेगा, ठीक है। जैसे हम लोगों को आज तहसील में जरूरत पड़ती है तो तहसील में जाते हैं किसी काम से, तो हम किस काम से जा सकते हैं, या तो कोई झगड़े वाली सिचुएशन हो रही है कि उसने मेरी ज़मीन के ऊपर कब्जा कर लिया, इस मामले में जाते हैं, या हम ज़मीन की जमाबंदी या ज़मीन का रिकॉर्ड चेक करने के लिए जाते हैं, ठीक है। जब हमारे निचले लेवल पर बात नहीं होती तो फिर हम नायब तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, और जब वहाँ से बात नहीं बनती तो हम तहसीलदार साहब के पास जाते हैं, ठीक है। तो तहसील से रिलेटेड आपका काम रहेगा। जो तहसील, आपके तहसील के अंदर जितनी भी ज़मीन है उसका आपको रिकॉर्ड रखना रहेगा कि गोचर भूमि कितनी है, ठीक है, लोगों के मतलब खेती हर भूमि कितनी है जिसको लोग खेती के रूप में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ज़मीन कितनी है, इस तरीके का पूरा रिकॉर्ड आपको मेंटेन रखना होगा। टू टेस्ट द वर्क ऑफ पटवारी एंड इंस्पेक्टर ऑफ लैंड रिकॉर्ड, ठीक है। पटवारी का जो काम है उसका अच्छे तरीके से टेस्ट करोगे कि भाई ये जितने भी आपकी तहसील में जितने भी पटवारी रहेंगे, आपकी तहसील में जितने भी लैंड रिकॉर्ड इंस्पेक्टर रहेंगे, वो सारे के सारे आपके अंडर रहेंगे, और आप उनके कामों की जांच पड़ताल करोगे कि भाई ये सही ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टू रिसीव द रिपोर्ट ऑफ द इंस्पेक्टर लैंड रिकॉर्ड्स, और आप जो लैंड इंस्पेक्टर है उससे काम का रिकॉर्ड मांगोगे भाई कि आपने क्या क्या काम किया, किस तरीके से काम हो रहा है, कौन सा काम पेंडिंग है। मतलब आप जो इंस्पेक्टर हैं और जो पटवारी हैं उनके हर एक काम का अच्छे तरीके से क्या करोगे, टेस्ट करोगे। टू डिस्ट्रीब्यूट सैलरी पटवारीज एंड कानून गोज, ठीक है। पटवारी को और कानून गोज को जो सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करने का काम है वो भी आप करोगे कि भाई इसने कितने महीने में कितने दिन बंक मारा है, कितने दिन छुट्टी मतलब छुट्टी लिया है, कितने एब्सेंट लगाने, इस तरीके का सारा काम इनका आप करोगे, ठीक है। फील्ड इंस्पेक्शन करोगे। हैंडल इन एक्सीडेंटल सिचुएशन या टेक एक्शन एनी सिचुएशन, मतलब यहाँ पर आपको तुरंत एक्शन भी लेना होगा। देखो, आपने बहुत सारी बार अखबार में
पढ़ा होगा या आपने अपने इलाकों में भी देखा होगा कि जब कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाता है या लड़ाई झगड़ा हो जाता है ज़बरदस्त तरीके से ज़मीन को लेकर या ज़मानी विवाद की वजह से, तो वहाँ पर तुरंत नायब तहसीलदार और तहसीलदार आ जाते हैं। ठीक है, जब तहसीलदार नहीं आते तो वहाँ पर उस सिचुएशन का पूरा इंचार्ज किसके पास रहता है? नायब तहसीलदार के पास होता है। अब वो चाहे जिस तरीके का वहाँ पर एक्शन ले सकता है, वो चाहे तो वहाँ पर ही सुलझाव कर सकता है कि भाई अब झगड़ो मत, आराम से प्यार से रहो, और चाहे तो वो एक्शन लेकर उनको जेल भी भेज सकता है। ठीक है, वहाँ उनको थाने में भी भेज सकता है। तो हैंडल इन एक्सीडेंटली सिचुएशन, जो अचानक होने वाली जो सिचुएशन है उनको भी आपको हैंडल करना पड़ेगा, और ऐसी सिचुएशन में आपको एक्शन भी लेना होगा। तो बहुत गजब की पावर वाली जॉब है ये समझो। आप ऐसी जॉब मत समझना इसको कि चलो आप ऑफिस गए आ गए। जैसे टीचर होते हैं, चाहे आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनो, चाहे डॉक्टर बनो, आपके पास कोई पावर नहीं है। आप जॉब जा रहे हो, ऑफिस जा रहे हो, अपना काम कर रहे हो, वापस आ रहे हो। लेकिन भाई ये रुतबे वाली जॉब है, बहुत अच्छी खासी पावर है आपके पास, बहुत शानदार वाली पावर है। ठीक है, लीव्स की बात करें तो भाई संडे सैटरडे ऑलवेज ऑफ रहेगा, गवर्नमेंट हॉलीडेज की छुट्टी मिलेगी, एजुकेशन लीव ले सकते हो, और आप पितृत्व अवकाश ले सकते हो 15 दिन का, मातृत्व अवकाश 6 महीने का केवल लेडीजों को मिलेगा। ठीक है, 15 CL मिलेंगी, 15 PL मिलेंगी, 20 मेडिकल लीव मिलेंगी और 2 RH मिलेंगी। ये इस तरीके से छुट्टियां रहने वाली हैं। अब प्रमोशन देखो, सबसे खतरनाक तो आपको मोटिवेशन यहाँ से ही मिलेगा। भाई आप नायब तहसीलदार बनोगे, उसके लगभग 7-8 साल बाद में आप तहसीलदार बन जाओगे, उसके 7-8 साल बाद आप SDM बन जाओगे। ठीक है, और उसके 8-10 साल बाद में आप ADM बन जाओगे, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन जाओगे। आप लगभग एक कलेक्टर की पोस्ट हासिल कर लोगे। आप कितना गजब का प्रमोशन हो रहा है भाई। नायब तहसीलदार का प्रमोशन तहसीलदार में, तहसीलदार का होता है SDM में, SDM का किस में होता है? ADM में होता है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के रूप में। तो बहुत शानदार वाली पोस्ट आप रिटायरमेंट लेके आ रहे हो यदि आप कम एज में लग जाते हो तो यहाँ। तो यदि आपका सपना था कभी UPSC में लगना, या आपका सपना था RS के थ्रू SDM बनना, वो पूरा नहीं हो पाया, तो बिल्कुल भी चिंता मत करो, नायब तहसीलदार बनो, अच्छी रैंक के साथ आप बहुत जल्दी ADM तक पहुंच जाओगे। ठीक है, तो यहाँ से और भी खतरनाक वाला मोटिवेशन मिला होगा। पावर की बात की जाए भाई, जब तहसील में तहसीलदार एब्सेंट रहेगा या तहसीलदार छुट्टी पर रहेगा, तो उस टाइम जो पूरी तहसील है उसका जो चार्ज है वो आपके हाथ में रहेगा। ठीक है ना, जिस दिन तहसीलदार छुट्टी पर रहेगा उस दिन पूरी तहसील का जो इंचार्ज है वो आपके हाथ में रहने वाला है। पूरी की पूरी जो तहसील है उसको आप कंट्रोल करोगे। पोजीशन की बात करें तो भाई लोगों, एक PA, पटवारी और गिरदावर और कानून को, ये सभी के सभी आपके अंडर काम करेंगे, आपके हर एक ऑर्डर को ऑलवेज फॉलो करेंगे। फैसिलिटीज़ की बात की जाए तो इनको एक गवर्नमेंट गाड़ी मिलेगी ऑलमोस्ट, या तो बुलेरो मिलेगी या TUV 300 मिलेगी, टेलीफोन का रिचार्ज मिलेगा, ड्राइवर मिलेगा, न्यूज़पेपर मिलेगा, साथ ही साथ भाई गाड़ी कितना ही पेट्रोल खाए, कितना ही डीजल खाए, वो सारा सारा आपको गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाएगा। मतलब 1 रुपया डीजल पेट्रोल का खर्च नहीं होने वाला पॉकेट से। सैलरी के बारे में डिस्कस करें, 4200 ग्रेड पे की जॉब है, लेवल 11 में आती है, पे बैंड 9300 रुपये से लेकर 34,800 तक रहता है। राजस्थान में प्रोबेशन पीरियड चलता है, प्रोबेशन पीरियड के दौरान आपको एक फिक्स अमाउंट मिलेगा 26,500 रुपये का, जिसमें GPF 2100 रुपये, SI 2200 रुपये, RGHS के 440 रुपये ये कट जाएंगे। तो शुरू के 2 साल आपको महीने की सैलरी मिलेगी 23,960 रुपये। ठीक है, 2 साल तक किसी तरीके से इसमें इंक्रीजमेंट नहीं होगा। जैसे आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होगा उसके बाद आने लगेगी आपकी ज़बरदस्त वाली रियल सैलरी। 2 साल का प्रोबेशन पीरियड होने के बाद बेसिक पे 35,400 हो जाएगा। तब तक DA लगभग 60% तक पहुंच जाएगा कम से कम। तो 60% के अकॉर्डिंग 21,240 आपका DA बन गया। HRA लगभग 7,080 रुपये का, ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस 5,760 रुपये का, DA 3,456 रुपये का, एक्स्ट्रा अलाउंस के तौर पर आपको 3,000 रुपये मिलेंगे। तो टोटल आपकी ग्रोस सैलरी बनेगी 75,936 रुपये। अब इसमें आपकी कुछ कटौतियाँ होंगी, जैसे GPF कटेगा 2100 रुपये का, SI कटेगा 2200 रुपये का, RGHS कटेगा 440 रुपये का। टोटल कटौती हो जाएगी 4,740 रुपये की। और आपके प्रोबेशन पीरियड के बाद पहले महीने अकाउंट में सैलरी आएगी 71,196 रुपये। और बाकी आप सोच सकते हो कि आपको एक्स्ट्रा और कितनी सैलरी मिलने वाली है, वो तो आप खुद भी समझदार हो। बहुत सारी बार आप तहसील में गए होंगे, बहुत सारे लोग हैं जिनको तहसील में नायब तहसीलदार से भी काम पड़ा होगा, और वो कितनी ईमानदारी से काम होता है ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं।
ठीक है। तो ये सारा सब कुछ आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। बहुत गजब की जॉब है। वीडियो अच्छा लगा हो, मोटिवेशन मिला हो तो प्लीज़ जाते जाते एक बार मेरे को भी मोटिवेट करके ज़रूर जाएं। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और एक बार अपने सभी दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको देखने के लिए। थैंक्स बाय मेरे प्यारे साथी।